बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। आज हम ग्रेड 9 में चैप्टर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है। हम इस चैप्टर में सिर्फ प्लांट्स पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन तो हमारे पास है, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने प्लांट्स में डिफरेंट मेथड्स या डिफरेंट टाइप्स बतानी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और उसने आगे में बता भी दी है कौन कौन सी है। नंबर 1 बाइंड्री फिशन है, नंबर 2 बडिंग है, थर्ड पे स्पोर फॉर्मेशन, और लास्ट पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। इनमें जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ना, इसको बस हम इस एसएलओ में तारुफ करेंगे, क्योंकि आगे आपके पास पूरा नॉलेज है, टॉपिक है जिसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को डिटेल में बताना है। इससे रिलेटेड मजीद 3 एसएलओज हैं जिन्हें हमने आगे कवर करना है। सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन, हेडिंग हमारी हुई रिप्रोडक्शन और उसकी टाइप्स। अब रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन को हम डिफाइन करते हैं, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके जरिए से नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं अपने पेरेंट्स से। तो ये हमारे पास एक बुनियादी फंडामेंटल प्रोसेस हुआ। और जब मैं कहता हूं ना फंडामेंटल प्रोसेस, तो इसका मतलब होता है ये एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो आपको तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगा। और रिप्रोडक्शन, पेरेंट से नए ऑफस्प्रिंग का बनना, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी चीज को लिविंग कह रहे हो तो उसमें यह फीचर है। हम जब अपनी बुक का आगाज करते हैं तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। उनमें मेटाबॉलिज्म होता है, होम्योस्टेसिस होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, अपने लिए एनर्जी डिमांड फुलफिल करते हैं। इन तमाम फीचर्स में से ना अगर हमें कोई एक फीचर सेलेक्ट करनी पड़े कि ये एक फीचर है जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती है, अगर ये नहीं है तो वो चीज लिविंग नहीं है। तो बच्चों वो फीचर रिप्रोडक्शन है। इसलिए मैंने इसे कहा है ये फंडामेंटल प्रोसेस है। जरा आगे गौर करो, कहते हैं ये स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हमने आगे आने वाले चैप्टर्स में स्पीशीज को भी डिफाइन करना है, लेकिन आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बता दूं कि स्पीशीज क्या है, ये एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स का नाम है। जैसे तमाम ह्यूमंस ये मिलके एक स्पीशीज बनाते हैं, ठीक है। स्पीशीज एक जैसे ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को कहते हैं। एक फीचर होगी, दूसरी फीचर इनमें ये होती है कि ये जो तमाम एक जैसे ऑर्गेनिज्म है ना, इनके बच्चे भी इन जैसे ही होते हैं। बात समझ आई? डिटेल हम यहां नहीं करेंगे, हमने आगे इसको पढ़ना है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए। तो इंसानों के बच्चे इंसान ही होते हैं, तो इंसान क्या हुए? एक स्पीशीज हुए। घोड़ा है, हॉर्स है, हॉर्स जितने भी हैं ये सब एक स्पीशीज है। आप देखोगे जब भी ये रिप्रोड्यूस करेंगे तो इनके जो बेबी होंगे वो भी हॉर्स ही होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास स्पीशीज बनती है। कहता है जो रिप्रोडक्शन है ना, ये स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या बात हुई? और एक इंडिविजुअल में रही है, एक इंसान है या एक जानवर है, रिप्रोडक्शन तो उसमें हो रही है ना, उस इंडिविजुअल से उसका ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं। लेकिन जिस ऑर्गेनिज्म से, यानी पेरेंट से, ऑर्गेनिज्म से यहां मतलब है पेरेंट, जिस पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बन रहा है, हम उस पेरेंट का जिक्र ही नहीं कर रहे। हम तो ये कह ही नहीं रहे कि भाई ये जो ऑफस्प्रिंग बना है इससे पेरेंट को बड़ा फायदा हुआ है। नहीं, हम कह रहे हैं ये जो ऑफस्प्रिंग बनने का प्रोसेस है रिप्रोडक्शन, इससे उस पेरेंट यानी इंडिविजुअल को नहीं, उसकी पूरी स्पीशीज को, उसको फायदा होता है। क्या? इसी से तो वो स्पीशीज सर्वाइव करती है। इमेजिन करो अगर एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म जो है, लेट्स से कोई एनिमल है, वो रिप्रोड्यूस करना ही बंद कर दे, तमाम दुनिया के वो जो जानदार हैं एक ही जैसे, लेट्स से हॉर्स है, मैं आपकी आसानी के लिए, दुनिया के जितने हॉर्स हैं अगर सब में रिप्रोडक्शन की सलाहियत खत्म हो जाए, तो क्या एक वक्त नहीं आएगा कि जब इन हॉर्सेस की डेथ होगी तो इसके बाद ये हॉर्स नापैद हो जाएंगे, ये पूरी दुनिया से ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि इंडिविजुअल नहीं, जो ऑर्गेनिज्म पेरेंट है वो नहीं, पूरी स्पीशीज का जो सर्वाइवल है ना, उसके लिए रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। इस प्रोसेस के जरिए क्या होता है? एक इंडिविजुअल की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ये ट्रांसफर होती है अगली नस्लों में। ये जो रिप्रोडक्शन का मेथड होता है,
इसे हमने चैप्टर 4 में सेल डिवीजन में बड़े अच्छे से पढ़ा था, स्पेशली मियोसिस में, माइटोसिस में भी था, कि असल में इस दौरान क्या हो रहा होता है कि जब सेल डिवाइड करते हैं तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं, और जब न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे होते हैं तो पहले आप देखते हो जेनेटिक मटेरियल की कॉपीज बनती हैं, ताकि एक सेट की इंफॉर्मेशन एक सेल के पास दूसरे की दूसरे के पास जाए। और मियोसिस में हमने गैमीट्स फॉर्मेशन पढ़ा था। हो क्या रहा था असल में, इस सारे प्रोसेस के अंदर जो पेरेंट सेल था उसका जेनेटिक मटेरियल डॉटर सेल्स में, और अगर यही बात मैं ऑर्गेनिज्म लेवल पे करूं तो मैं कहूंगा पूरे ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल है वो अगली नस्ल में ट्रांसफर होता है रिप्रोडक्शन के दौरान। इसी वजह से तो हम देखते हैं कि हमें अपने बड़ों वाली खसूसियात होती है। क्यों? क्योंकि हमें विरासत से उन्हें ये खसूसियात मिली होती हैं, और वो खसूसियात हमें इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन की शक्ल में मिलती हैं। ये इसकी अहमियत है। अब आते हैं रिप्रोडक्शन की टाइप्स पे। ऑर्गेनिजम्स जो है, जब हम इनमें रिप्रोडक्शन को पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है ये दो मेथड से, दो तरह से, दो तरीकों से रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। एक को आप सेक्सुअल मेथड कहते हो और दूसरे को एसेक्सुअल। मैंने जान के यहां सेक्सुअल मेथड को हाईलाइट किया है ताकि हम थोड़ा सा तारुफ करते हुए बाकी का जोर एसेक्सुअल मेथड पे दें। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, इसकी कुछ खसूसियात हैं, फीचर्स हैं। वो क्या है? इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सेक्सुअल मेथड वो मेथड होता है जिसमें एक नहीं दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, और ये जो ऑफस्प्रिंग बनाते हैं ना सेक्सुअल मेथड के जरिए, ये ऑफस्प्रिंग्स अपने पेरेंट्स से जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। जेनेटिकली समझते हो? जेनेटिकली से मुराद है इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए आरएनए, ये डिफरेंट होता है। स्पेशली आपने फोकस करना है डीएनए पे। तो सेक्सुअल मेथड में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और इनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स से जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। उनके डीएनए में थोड़ी वेरिएशन आती है, और हमारे लिए इसको समझना मुश्किल नहीं है क्योंकि हमने मियोसिस पढ़ी है। और मियोसिस में हमने देखा था कि जब मियोसिस हो रही थी तो हमारे पास जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, हमने देखा था कि इसके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो थे, इनके दरमियान सेगमेंट एक्सचेंज हो रहे थे। एक क्रोमोसोम का सेगमेंट मूव करके दूसरे के पास चला गया था और दूसरे वाले का पहले के पास आ गया था, जिस वजह से हमने देखा था कि इनमें जेनेटिक वेरिएशन आई थी। इस वजह से हम कहते हैं कि आपके पास सेक्सुअल मेथड में जेनेटिक वेरिएशन आती है। क्या होता है इसमें? सेक्सुअल मेथड की यह खसूसियत होती है कि इस मेथड्स में गैमीट्स बनते हैं, और आपको मालूम है कि जो प्रोसेस यहां पे हो रहा होता है उसे हमने मियोसिस का नाम दिया था, याद है? तो ये जो गैमीट्स हैं, ना सिर्फ ये बनते हैं बल्कि इनमें फ्यूजन भी होती है। ऑब्वियस सी बात है ना कि मेल से स्पर्म आ रहा है, फीमेल से एग आ रहा है। ये जो स्पर्म और एग हैं ये क्या है? गैमीट्स हैं। अब बच्चा ऑफस्प्रिंग तब तक नहीं बनेगा जब तक ये दोनों गैमीट्स फ्यूज होके जाइगोट नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो जाइगोट जो इन दोनों से मिल के बना है, इसी ने तो आगे ऑफस्प्रिंग बनाना है। तो हम यहां क्लेम करते हैं कि सेक्सुअल मेथड वो है जहां गैमीट्स बनते भी हैं और वो फ्यूज भी करते हैं, जैसे एग और स्पर्म फ्यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? एक जाइगोट बनता है। हम इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इसलिए हमने लफ्ज दिया है फर्टिलाइज्ड जाइगोट। ये फिर आगे से नया बेबी बना देते हैं। दूसरा मेथड जिस पे हमने फोकस करना है हमारे एसएलओ के अकॉर्डिंग, यह है एसेक्सुअल मेथड। एसेक्सुअल मेथड में आप देखते हो सिर्फ एक ही पेरेंट है। अब मैं आपको खसूसियात बताता जाऊंगा और आपने खुद अपने जहन में एक कंपैरिजन बनाना है और इसको अपने पेपर पे ड्रॉ करना है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे डिफरेंस का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। सेक्सुअल में हमने क्या कहा था? दो पेरेंट्स थे। यहां मैं क्या कह रहा हूं? एसेक्सुअल वो मेथड है जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है और कहते हैं इनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं ये आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट से। वहां हमने कहा था पेरेंट से ऑफस्प्रिंग डिफरेंट होते हैं, जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। यहां हम कह रहे हैं आइडेंटिकल है। क्यों आइडेंटिकल है? एक पेरेंट है ना, वो जो ऑर्गेनिज्म है उसी जैसे ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं उससे। क्यों? क्योंकि इस दौरान गैमीट्स नहीं बनते, ना गैमीट्स बनते हैं। अगर बनते नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है उनमें फ्यूजन भी नहीं होती। तो यहां पे मैंने आपको तीन चार बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी हैं जो एसेक्सुअल मेथड को सेक्सुअल मेथड से अलग कर रही हैं।
कहते हैं ये जो एसेक्सुअल मेथड से ऑफस्प्रिंग बनते हैं ना, इनका जेनेटिक मेकअप सेम होता है, यानी कि इनकी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो अपने पेरेंट जैसी ही होती है। क्यों? क्योंकि इनमें मियोसिस नहीं होती। मियोसिस की वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है। इनमें क्या हो रही होती है? डिफरेंट मेथड्स हो रहे होते हैं जिन्हें हमने आगे पढ़ना है। उसमें आप देखते हो किसी किस्म की वेरिएशन नहीं आ रही होती। कहते हैं ये जो नए इंडिविजुअल्स बनते हैं ये जेनेटिकली मतलब इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उस लिहाज से भी, और फिजिकली भी। फिजिकल से मतलब है इनकी जो खसूसियात हैं, इनके जो ट्रेट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जेनेटिकली और फिजिकली दोनों तरह से अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होती है। हम वर्ड यूज करते हैं कि ये अपने पेरेंट्स का एग्जैक्ट क्लोन है। क्लोन का मतलब ही कॉपी होता है, एग्जैक्ट कॉपी। तो इनमें चूंकि गेमीट्स नहीं बनते, मियोसिस नहीं होती, वेरिएशन नहीं आती, इसलिए ये ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स का बिल्कुल वैसा ही क्लोन होते हैं। जैसा पेरेंट वैसा ही ऑफस्प्रिंग, कोई चेंज नहीं, कोई वेरिएशन नहीं। हां, हमने जो अपने एसएलओ के लिए इसमें मेथड्स पढ़ने हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो है बाइनरी फिशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं स्पोरोजेनेसिस। ये आपको इसलिए यहां मुतारिफ कराई है कि अगर एग्जाम में ये लफ्ज आ जाए तो आपने घबराना नहीं है कि पता नहीं क्या है, ये एसएलओ से ही है। और लास्ट पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। स्टार्ट करते हैं हम बाइनरी फिशन से। मैं आपको एक एनिमेशन टाइप स्लाइड दिखाता हूं। एनिमेशन पे आए। हमने बाइनरी फिशन को पहले भी जिक्र किया है, मैं आपको दोबारा दिखाता हूं कि बाइनरी फिशन है क्या चीज। ये आपके पास देखो बैक्टीरियल सेल है और यहां पे उसकी समरी है। ये एक सेल दो में डिवाइड कर रहा है। ये जो प्रोसेस है ना, ये बाइनरी फिशन है। अब मैं आपको यहां पे इसको लैबोरेट करके दिखाता हूं कि बाइनरी फिशन में होता क्या है। ये आपके पास एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक। आप देखोगे कि बाइनरी फिशन में अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट होंगे। सबसे पहले तो इसका जो डीएनए है ना, इसकी बननी है कॉपी। हम चूंकि बैक्टीरिया की एग्जांपल ले रहे हैं इसलिए वो हमें बता रहे हैं कि ये जो येलो पॉइंट है ना, ये वो पॉइंट है जहां से डीएनए की कॉपी बनना स्टार्ट होगी, और ब्लू पॉइंट वो है जहां से डीएनए की कॉपी बनना खत्म होगी। खैर, डीएनए की कॉपी बनी। अब आप देखो सेल का साइज भी बढ़ रहा है, थोड़ा सा गौर करो। ये देखो सेल के साइज में फर्क फील कर रहे हो। बाइनरी फिशन के दौरान जब डीएनए की कॉपी बन रही होती है तो सेल हम कहते हैं एलोंगेट करता है, इसके साइज में इंक्रीज आता है। जब आपके पास एक ही सेल में दो डीएनए की कॉपीज आ जाती हैं, फिर हम देखते हैं सेल सेंटर से ना अंदर दबना शुरू होता है। जब आप बाहर से देख रहे होते हो तो आपको ऐसा लगता है जैसे सेंटर में एक रिंग बना हुआ है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बैलून लो, उसको फुला लो और फिर एक दरमियान से उसे पिंच करो तो बाहर से आपको एक रिंग नुमा स्ट्रक्चर नजर आएगा, गोल सा स्ट्रक्चर। इस तरह आप देखते हो बाइनरी फिशन में जब डीएनए की कॉपीज बन के एक दूसरे से अलग हो जाती हैं तो सेंटर से सेल अंदर दबना शुरू होता है और फाइनली क्या होता है, ये अंदर दबता जाता है। अब आपने देखना है, ये देखो ये अंदर दबता जा रहा है सेंटर से, देखा, और फाइनली आपके पास सेल डिवाइड करके एक से दो सेल बनाता है। अब ये जो दो सेल्स हैं हम कहते हैं ये जेनेटिकली बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। क्यों? क्योंकि ये एक सेल से बने हैं, इनमें एसेक्सुअल मेथड हुआ है। दोनों का जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम है। स्लाइड पे हम वापस आते हैं। अब जरा मैं आपको बुक की वर्डिंग समझाता हूं ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। बाइनरी फिशन एसेक्सुअल मेथड है जो खास तौर पे बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में होता है, लेकिन कहते हैं कुछ सिंगल सेल यूकैरियोट्स जैसे अमीबा हो गए हैं यूकैरियोट लेकिन सिंगल सेल है। सिंगल सेल होने की वजह से सिंप्लिसिटी है, इसलिए आप देखते हो इनमें भी बाइनरी फिशन होती है। क्या होता है बाइनरी फिशन में? एक सेल दो इक्वल सेल्स में डिवाइड कर जाता है और वो जो हर हाफ सेल होता है, जो नया सेल बनता है, उसके पास एक एग्जैक्ट कॉपी होती है डीएनए या न्यूक्लियाई की। न्यूक्लियस के प्लूरल है। अगर आपके पास अमीबा है तो अमीबा के पास तो न्यूक्लियस होता है ना, तो वहां तो दो न्यूक्लियस बनेंगे। तो जब सेल डिवाइड करेगा तो हर सेल के पास उन दो में से एक न्यूक्लियस जाएगा। और अगर आप प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया की बात कर रहे हो तो वहां चूंकि न्यूक्लियस नहीं होता तो उसके लिए आप कहोगे उसमें एक डीएनए की कॉपी जाएगी हर सेल में। अब वो जो सेल बनता है चूंकि वो बड़े सेल से डिवाइड होकर बना होता है तो इसका साइज छोटा होता है। तो अगला काम हम देखते हैं कि वो अपने साइज में ग्रो करता है ताकि वो अपने पेरेंट सेल के, ओरिजिनल सेल के साइज जितना हो जाए। जब वो अपने पेरेंट सेल के साइज जितना हो जाता है हम कहते हैं
लो एक से दो इंडिविजुअल बन गए हैं। असल में चूंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सेल से दो सेल बन रहे हैं, लेकिन वो सिंगल सेल ही ऑर्गेनिज्म भी है, इसलिए फिर हम कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म दो में मल्टीप्लाई कर गया है। कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आप देखते हो बाइनरी फिशन एब्सेंट होती है। जी अभी हाँ। सर एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि इसमें जो इसका जो डीएनए है वो दोबारा से कॉपी होता है या फिर हाफ हो जाता है? हाँ एंड पे क्या बोला है, दोबारा से कॉपी होता है या डीएनए कॉपी होके लाइक दो डीएनए एक दूसरे की लाइक कॉपी होते हैं या फिर एक डीएनए हाफ होता है? मुझे आपके लास्ट वर्ड की नहीं समझ आ रही, लेकिन पहली बात ठीक है कि दोनों एक दूसरे की कॉपी होते हैं। एक डीएनए था ना, ये देखो ऊपर, इस डीएनए की एक कॉपी बन गई। मैंने जान के यहां पे इसको थोड़े डिफरेंट कलर से शो कराया है, लाइट कलर है, उतना डार्क नहीं है। तो जो पेरेंट सेल का डीएनए एग्जैक्ट वैसी ही एक और कॉपी बनती है। अभी तक ये एक ही सेल है, इसको देख रहे हो, ये दो सेल नहीं बने, ये एक ही सेल है। सिंपली ये हुआ है कि एक सेल का जो डीएनए था उसकी एक कॉपी बन गई है। अब ये जो कॉपी बनी है, कॉपी का क्या मतलब होता है कि दोनों एग्जैक्ट सेम है। अब आप देखते हो ये एक दूसरे से थोड़ा अलग होते हैं। एक चीज जो मैंने यहां हाईलाइट नहीं की, ग्रेड 11 में मैं बच्चों को बताता हूं, आप भी सुन लो, कि इनका जेनेटिक मटेरियल ना खुद को जाके सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच करता है। ये यूं साइटोप्लाज्म में नहीं रहता, ये खुद को फिक्स करता है सेल मेम्ब्रेन के साथ। ये जो इसका सेल मेम्ब्रेन के साथ फिक्स होता है, होना होता है ना, ये एक सिग्नल होता है कि अब सेल ने सेंटर से डिवाइड करना है। और फाइनली आप देखते हो एक से दो सेल बनते हैं। अब ये जो दो सेल बने हैं, चूंकि एक ही डीएनए की कॉपी थी, तो इन दोनों का जेनेटिक मटेरियल सेम होता है और ये बिल्कुल अपने पेरेंट सेल की तरह होते हैं। अब यहां पे चूंकि ये प्रोकैरियोट्स थे तो यहां न्यूक्लियस नहीं है, इनका डीएनए जेनेटिक मटेरियल डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में था। लेकिन यहां देखो अमीबा, ये तो यूकैरियोट्स है ना, इसको अगर आप जूम करो, ये इसका न्यूक्लियस पड़ा हुआ है ग्रीन कलर का। तो यहां फिर आप कहते हो न्यूक्लियस डिवाइड होता है। ऑब्वियस बात है कि न्यूक्लियस के अंदर तो है तो डीएनए ही ना, तो न्यूक्लियस के अंदर भी डीएनए के साथ यही हो रहा होता है कि पहले आप देखते हो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो डबल होता है। फिर जब वो डबल होता है तो जरा इसको जूम करके देखो, डीएनए डिवाइड, डीएनए के डबल होने की वजह से न्यूक्लियस डिवाइड करता है। ये देख रहे हो आहिस्ता आहिस्ता वो डिवाइड करता था, एक दूसरे से दूर जा रहा है। और फाइनली हम देखते हैं बिल्कुल सेंटर से वो जो ऑर्गेनिज्म या सेल है ये अंदर को दबता है, जिसकी वजह से डिवाइड करके एक से दो ऑर्गेनिज्म बना देता है। और आप यहां पे नोटिस कर सकते हो किस तरह से कि जो नए दो ऑर्गेनिज्म या सेल बने हैं ये अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म या सेल से साइज में छोटे हैं। इसलिए मैंने बात की कि ये बनते साथ ही सबसे पहले ग्रो करते हैं, नॉर्मल साइज में आते हैं। हम कहते हैं हमारा इंडिविजुअल डिवाइड कर गया है। ये देखो, हम बैक्टीरिया की जरा एक जिफ देखते हैं, स्मॉल एनिमेशन देखते हैं। आप देखना किस तरह से ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एग्जैक्ट तो हमने उसमें यहां नहीं दिखाया हुआ, इतना सिंपल नहीं है, लेकिन हमें एक उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिली है माइक्रोस्कोप के नीचे कि ये किस तरह से मल्टीप्लाई होते हैं। अगला हमारा फीचर है बडिंग। बडिंग भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक एग्जांपल है या उसका एक मेथड है। इसमें क्या होता है, लेकिन मैं पहले चाहता हूं आप इसको देखो। आपके पास ना यहां स्क्रीन पे एक सेल है, ठीक है, आपके पास स्क्रीन पे यहां पे एक सेल है, आपने इस पे फोकस करना है। आप देखोगे इस सेल को कि इस पे एक छोटी सी आउटग्रोथ बनेगी और वो आउटग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता साइज में बड़ी होती जाएगी। इसको आप ऑब्जर्व करो। चलें ये देखें, वो छोटी सी एक आउटग्रोथ बनना शुरू हुई है, इसे आप बड कहते हो। लेकिन ये बड आहिस्ता आहिस्ता साइज में बढ़ता ही चला जाता है। देखा आपने, ये तो सिंपल सी एनिमेशन है ना, लेकिन असल में ये जो बड है ये बढ़ता बढ़ता आप एक वक्त आता है पेरेंट सेल से ही लैदा हो जाता है और एक पूरा इंडिविजुअल बन जाता है। इसे हम कहते हैं बडिंग। जहां छोटा सा बड बना, साइज में ग्रो किया, ग्रो करके अपने पेरेंट सेल से जब वो अलग हुआ तो वो इटसेल्फ एक इंडिविजुअल बन चुका है। ये भी एक रेप्लिकेशन का मेथड है। असल में अगर आप देखो, आप माइटोसिस मियोसिस पढ़ चुके हो, वहां कॉम्प्लिकेशंस थी, एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स होते थे, उनको कॉपी किया जाता था, स्पिंडल फाइबर्स बनते थे, उन्हें अलग करते थे ताकि एक सेट सेल की एक कॉर्नर में चला जाए, दूसरा सेट सेल के दूसरे कॉर्नर में चला जाए। फिर आप देखते थे उन दोनों सेट्स के अराउंड
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती थी और एक सेल में 2 न्यूक्लियस बना करते थे। यहां ये कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अभी हमने बाइनरी फिशन देख पढ़ी है, कितने क्रोमोसोम या डीएनए थे? एक। किसी स्पिंडल फाइबर की जरूरत ही नहीं है कि ये कौन से मल्टीपल आपके पास क्रोमोसोम है जिन्हें आपने सेल के सेंटर में अरेंज करना है फिर सेपरेट करना है। एक डीएनए है, उसकी कॉपी बनती है, ऑब्वियस सी बात है, कॉपी एक साइड पे है, खुद डीएनए एक साइड पे है, बीच में पार्टीशन हो जाती है। तो यहां पे ये सारे मेथड्स सिंपल मेथड्स हैं। हम आएंगे थोड़ा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में जो थोड़े एडवांस हैं, लेकिन जरा अगर आप ऑब्जर्व करो, कहते हैं ये आपको खास तौर पे एल्गी और फंजाई में मिलते हैं। होता क्या है इस प्रोसेस में? इस प्रोसेस में एक ऑर्गेनिज्म होता है जो छोटे से बड से बनता है, और ये बड जिस ऑर्गेनिज्म पे बनता है उसे आप कहते हो पेरेंट ऑर्गेनिज्म। पेरेंट ऑर्गेनिज्म के ऊपर छोटा सा एक आउटग्रोथ, एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे आप बड कहते हो। ये बड ग्रो कर जाता है एक पूरे नए इंडिविजुअल के अंदर। हम अगर फंजाई की बात करें तो फंजाई के अंदर जो यूनिसेलुलर फंजाई होते हैं उन्हें हम यीस्ट कहते हैं। अभी इसको लिख लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अक्सर एफएससी एमडी कैट के बच्चों से भी जब कहा जाता है ना डिफाइन यीस्ट, उनके ज़हनों में होता है ये किसी एक ऑर्गेनिज्म का नाम है। यीस्ट किसी एक ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है। यीस्ट हम कहते हैं वो तमाम फंजाई जो यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, तो कहते हैं आप यीस्ट को जब देखते हो ना तो आप देखते हो इनके ऊपर एक छोटा सा बड बनता है जिसे वो यहां नाम दे रहा है बल्ज का, पेरेंट यीस्ट के ऊपर। अब इस दौरान हो क्या रहा होता है कि जो सेल का न्यूक्लियस है ना, पहले ये डिवाइड करता है। जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो जो नया न्यूक्लियस बना होता है ना, वो पेरेंट सेल से मूव करके बड में चला जाता है। ये बात समझ आती है? अगर मैं आपको यहां ड्रॉ करके दिखाऊं, लेट्स से ये पेरेंट सेल है और ये उसके ऊपर एक बड बना है। कहते हैं इसका जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो डिवाइड करके ये जो न्यूक्लियस है ये बड के अंदर चला जाता है। यू पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बड जो है ये अपने साइज के अंदर ग्रो करता रहता है। इसको पेरेंट सेल से साइटोप्लाज्म मिलते हैं और मल्टीपल ऑर्गेनल्स मिलते हैं, यहां तक कि ये रेडी हो जाता है। ये देखो पेरेंट यीस्ट, छोटा सा बड बना, न्यूक्लियस जो था वो डिवाइड करके बड के अंदर चला गया, और आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा यहां ये एक स्टेप मिस है कि ये जो अब बड है ये ग्रो करता चला जाएगा, और एक वक्त आएगा कि जब ये अपने पेरेंट सेल जितना हो जाएगा। फिर आप देखते हो 2 केसेस होते हैं। एक केस ये होता है कि ये बड अपने पेरेंट सेल से अलग हो जाता है और एक इंडिविजुअल बन जाता है। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि ये बड अलग नहीं होता और जो यीस्ट है उस पर मजीद बड बनना शुरू हो जाते हैं। तब हम कहते हैं कि ये अलग होने की बजाय कॉलोनी बना रहा है, क्योंकि इसमें हर एक ये जो बड है ये एक अलग इंडिविजुअल यीस्ट है। तो जब आपके पास बड्स मिलते हैं, अलग नहीं होते, इकट्ठे रह जाते हैं, हम कहते हैं कि इन्होंने मिलके कॉलोनी बना दी है। नहीं तो दूसरा केस होता है कि हर बड जो है वो एक टाइम के बाद अलग हो जाता है और एक अलग यीस्ट, अलग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये देखो वही चीज एग्जैक्ट यहां पे भी, इसको जूम करें, ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाई हुई है। ये देखो, अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये इनकी कॉलोनियल फॉर्म है कि बड्स बनते जा रहे हैं लेकिन अलहदा नहीं हो रहे, इकट्ठे जुड़े हुए हैं। हमने इसे नाम दे दिया कॉलोनियल फॉर्म का। कहते जब आपके पास बड एक स्पेसिफिक साइज में आ जाता है तो ये खुद को पेरेंट सेल से अलहदा करके एक इंडिपेंडेंट यीस्ट सेल बना देता है, जबकि पेरेंट सेल जो होता है उसमें यह प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। एक बड अगर अलहदा हुआ है तो उसमें नए बड्स बन जाते हैं और यह प्रोसेस कंटिन्यू होता है, और हम कहते हैं यीस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और किस मेथड से मल्टीप्लाई कर रही है? हम इसको बडिंग कह देते हैं। कहते हैं आपके पास अगर ये बड अलहदा ना हो तो हम कहते हैं कि वो जो ऑर्गेनिज्म है उसमें कॉलोनी बन गई है। कहते हैं ये प्रोसेस ना दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी हमें बड़ा कॉमनली मिलता है। फॉर एग्जांपल स्पॉन्जेस, जब ग्रेड 11 में आओगे तो वहां आप लोगों को मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि स्पॉन्जेस जो है ये आपके पास सबसे सिंप्लीफाइड एनिमल्स हैं। उनमें भी आप देखते हो चूंकि सबसे सिंप्लीफाइड है तो आप उनमें भी देखते हो बडिंग का प्रोसेस होता है और इसकी वजह से उनमें कॉलोनी फॉर्मेशन हो रही होती है। कहते हैं आपके पास कॉलोनी के अंदर चाहे नया जो इंडिविजुअल बन रहा है
ये कनेक्टेड है, अलहदा नहीं होता। लेकिन वो जो कॉलोनी होती है ना, उसके तमाम मेंबर्स जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, और वो जब इकट्ठे मिलकर रहते हैं तो वो सिंगल एंटिटी के तौर पे काम करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहली बात, एक कॉलोनी में जितने भी बडिंग के नतीजे में नए सेल्स बन रहे हैं, ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, वो सब जेनेटिकली आइडेंटिकल है। ऑब्वियस बात है कि एसेक्सुअल मेथड हो रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, उनमें जेनेटिक वेरिएशन एब्सेंट है। लेकिन आगे इंटरेस्टिंग बात यह बताता है कि आपके पास वो जो एक पूरा झुरमट सा बनता है जिसमें कॉलोनी होती है, मल्टीपल सेल्स होते हैं, इकट्ठे रह रहे होते हैं, वो कोई अलग अलग नहीं बिहेव करते। जब आप उन्हें कोई स्टिमुलस दे रहे हो या कुछ और एनवायरमेंटल सिग्नल दे रहे हो, तो वो एज ए सिंगल एंटिटी ही बिहेव कर रहे होते हैं। ये आपके लिए एक थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये देखो, अब मैं यीस्ट से बाहर आके हाइड्रा की एग्जांपल दिखा रहा हूं। हाइड्रा यूनिसेलुलर नहीं है, लेकिन ये सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो आप देखोगे सिंपल होने की वजह से, चाहे मल्टी सेलुलर है, सिंपल होने की वजह से इसमें भी बडिंग होती है। इसमें भी ऐसी होता है कि पूरी बॉडी के ऊपर एक छोटी सी आउटग्रोथ बनती है, और देखते ही देखते ये आउटग्रोथ बड़ी होती होती पूरे अपने हाइड्रा की शेप ले लेती है, और एक वक्त आता है ये उससे अलग हो जाती है, और हम कहते हैं हाइड्रा मल्टीप्लाई कर गया। थर्ड हमारा मेथड है स्पोर फॉर्मेशन का, और लास्ट पे है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। हम स्पोर फॉर्मेशन तक आज करेंगे। स्पोर फॉर्मेशन में अगर हम देखें तो ये मेथड कहता है आपके पास एल्गी में, फंजाई में और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में बड़ा कॉमन होता है। ऑब्वियस सी बात है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट से हमें पता लग सकता है ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर नहीं बनते, फॉर एग्जांपल फर्न्स और मॉसेस। लेकिन एक चीज आपने यहां अंडरस्टैंड करनी है, जो मैं आगे पिन पॉइंट भी करूंगा, हम यहां पे जो स्पोर फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं ये एसेक्सुअल मेथड के तौर पे पढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो फर्न्स और मॉसेस में, आप स्पेशली फर्न्स में देखोगे ना, मैंने इसको आगे मेंशन किया हुआ है, वहां पे जो स्पोर्स बन रहे होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल मेथड से बन रहे होते हैं। लेकिन चूंकि स्पोर फॉर्मेशन हो रही होती है, इसलिए मैंने यहां पे उसको एग्जांपल में ऐड कर दिया है। अदरवाइज एसएलओ के अकॉर्डिंग हमने एसेक्सुअल मेथड पढ़ना है, तो ये आपने अपने जहनों में रखना है कि फर्न्स के अंदर स्पेशली जो स्पोर बने हैं वो एसेक्सुअल नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल मेथड से बने हैं। अच्छा, स्पोर्स क्या है, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। जरा यहां डायग्राम में देखोगे तो आपको छोटे छोटे ब्लू सर्कल नजर आ रहे हैं। स्पोर्स हम कहते हैं ये आपके पास सिंगल सेल्ड रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं। पहली बात, सिंगल सेल है, बहुत छोटा स्ट्रक्चर है, एक ही सेल है, और रिप्रोडक्टिव यूनिट है, मतलब ये आगे ग्रो करेगा और पूरा ऑफस्प्रिंग बनाएगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में ये इन्वॉल्व है, जिन्हें आप एनवायरनमेंट में रिलीज करते हो। इनकी क्या खसूसियत होती है? इनकी खसूसियत ये होती है कि ये बहुत ही एक्सट्रीम अनफेवरेबल एनवायरनमेंट को रेजिस्ट करते हैं। मतलब कि अगर एनवायरनमेंट, माहौल इनके मुताबिक नहीं है, टेम्परेचर इनके मुताबिक नहीं है, पीएच इनके मुताबिक नहीं है, पानी अवेलेबल नहीं है, कुछ भी है, अनफेवरेबल एनवायरनमेंट है, तो आप देखते हो सर, जो स्पोर्स हैं इनकी वहां डेथ नहीं होती, ये उसको बर्दाश्त करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। तब तक बर्दाश्त करते हैं जब तक माहौल इनके लिए फेवरेबल नहीं हो जाता। जैसे ही एनवायरनमेंट इनके लिए फेवरेबल होता है, ये ग्रो करके पूरा इंडिविजुअल बनाते हैं। ये देखो जरा, ये आपके पास एक मशरूम है, फंजाई है, नीचे देख रहे हो, इसको लाइट में दिखाया जा रहा है कि जब हवा चल रही है तो वो जो छोटे छोटे सिंगल सेल स्पोर्स है ना, वो हवा उन्हें अपने साथ बहा के लेके जा रही है। वो आपको कुछ इस तरह के नजर आ रहे हैं। अब ये जो छोटा सा आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है कि ये हवा की वजह से ये छोटे छोटे व्हाइट डॉट्स हैं, ये आपके पास शायद मिलियंस ऑफ स्पोर्स होंगे। ठीक है, जब मिलियंस ऑफ स्पोर्स हुए तब जाके आपको इतना नजर आ रहे हैं, अदरवाइज सिंगल स्पोर तो हम शायद देख ही ना सकें, इतना छोटा स्ट्रक्चर है। तो जब इनके लिए इंवायरमेंट अनफेवरेबल होता है, हम देखते हैं ये डोरमेंट फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। ये खुद को एक्टिव नहीं करते, यानी रिप्रोडक्शन से ग्रोथ का प्रोसेस नहीं करवाते, ग्रोथ इनमें कंटिन्यू नहीं होती, इनएक्टिव रहते हैं तब तक जब तक इनके लिए एनवायरमेंट फेवरेबल नहीं हो जाता। जब एनवायरमेंट फेवरेबल होता है, स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं और न्यू इंडिविजुअल बना देते हैं। ये वो रही एक्सेप्शन जो मैंने एंड पे बताई है। फर्न्स में भी स्पोर्स बनते हैं, लेकिन कहता है यहां पे जो स्पोर्स बनते हैं वो मियोसिस के थ्रू बन रहे होते हैं, और वो जो स्ट्रक्चर है जिसमें स्पोर्स बनते हैं इसे हम कहते हैं स्पोरेंजियम, प्लूरल को हम स्पोरेंजिया कहते हैं। ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर है, ये गोल गोल स्ट्रक्चर, इन्हें आप स्पोरेंजियम कहते हो, जिनमें स्पोर्स बनते हैं। ठीक,
लास्ट हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, इसे हम कल स्टार्ट करेंगे। हमने नेक्स्ट नॉलेज में इसी से रिलेटेड एसएलओस कवर करने हैं, वहां फिर इसको मिला के पढ़ेंगे। आपके पास इसकी वर्कशीट क्वेश्चन बैंक है। इंट्रोडक्टरी लेक्चर था लेकिन इंपॉर्टेंट था। एग्जामिनर आपसे अगर आप देखो डिफरेंस के क्वेश्चन यहां से बना सकते हैं, सिंपल भी बना सकता है अलग अलग मेथड पे, लेकिन कोई भी दो मेथड देके आपसे कह सकते हैं इसका डिफरेंस बनाए, तो इसको आपने लाइट नहीं लेना। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसकी इंपॉर्टेंस है। आपके पास वर्कशीट क्वेश्चन बैंक है, उसे अटेम्प्ट करें। कल आपको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।